Why dip it up when you can dive right in? Why let things simmer when you can cook up a storm? Why live life in half measures when you can live it to the brim? सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनींना या ठिकाणी आमच्या विनंतीला मान देऊन आल्याबद्दल धन्यवाद देतो। आज आमच्याबरोबर मुंबई काँग्रेसच्या माध्यम प्रभारी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी सैनिक अमोलजी आहेत आणि माझे सर्व सहकारी आहेत। अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरती आणि आज ही पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे। आम्ही आपल्याला माहिती आहे निवडणुकांची आता रणधुमाळी सुरू झालेली आहे। आज फॉर्म आमचे अनेक उमेदवार भरत आहेत आणि उद्याचा शेवटचा दिवस आहे, त्यामुळे आता निवडणूक भरात आलेली आहे आणि ज्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरती आम्ही निवडणुकीला सामोरं जाते त्यातला एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तो आज महाराष्ट्राच्या जनतेच्या जखमांवरती मीठ चोळणार आहे। आपल्याला माहिती असेल की महाराष्ट्रामधले उद्योग हे गुजरातमध्ये घेऊन जाण्याचा गेल्या 10 वर्षापासून 2014 पासून जो प्रघात चालू झालेला आहे आणि महाराष्ट्राच्या तरुणांचं भविष्य हे अंधकारात टाकून गुजरात जे त्यांचं भारतीय जनता पक्षाचं, मोदीजींचं, अमित शहाजींचं आणि त्याचबरोबर महायुतीमधल्या सगळ्या नेत्यांचं लाडकं राज्य झालेलं आहे, त्याची त्या ठिकाणी भर करण्याचा कार्यक्रम जो सुरू आहे याच्याबद्दल प्रचंड मोठा संताप महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेमध्ये आहे। आणि आज आम्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे मुंबई काँग्रेसचं सोशल मीडिया आहे त्याच्या माध्यमातून एक ॲड देखील या ठिकाणी आपल्या समोर लॉन्च करत आहोत आणि ती या तरुणांच्या भविष्याशी निगडित आहे, महाराष्ट्राच्या तरुणांच्या भविष्याशी निगडित आहे, ज्यांना बेरोजगारीच्या गर्तेमध्ये ढकललं गेलेलं आहे महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून। केंद्र सरकारचं एकमेव लाडकं राज्य जे आहे ते गुजरात आहे आणि गुजरातची प्रगती करण्यासाठीच केंद्र सरकार आता गेले 10 वर्ष सातत्यानं काम करत आहे आणि या गुजरातची भर करण्याकरता महाराष्ट्रामधले असलेलं हे महायुतीचं सरकार, त्यात देवेंद्र फडणवीस जे असतील, एकनाथ शिंदे असतील आणि अजित पवार जे असतील, हे काम करतायत। महाराष्ट्राचं हित हे संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचं काम या लोकांनी करण्याचं पातक केलेलं आहे आणि त्यामुळे ज्या ज्या वेळेला मोदी शहांचा आदेश येतो त्यावेळेला गुजरातसाठी हे लोक काम करतात, महाराष्ट्रासाठी काम करत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामधले अत्यंत महत्त्वाचे प्रकल्प ज्या वेळेला गुजरातमध्ये नेले गेले, महाराष्ट्राच्या जनतेवरती, महाराष्ट्राच्या तरुणांच्यावरती हा अन्याय जो झाला त्यावेळेला ही लोक मौन बाळगत होते आणि हे जे प्रकल्प गेलेले आहेत त्याच्यावरतीच आम्ही आज ही सोशल मीडियामध्ये ही ॲड लॉन्च केलेली आहे। आणि आज आपल्याला सांगायचं आहे मित्रांनो की आज जी मी मगाशी म्हणालो की जखमेवरती मीठ चोळण्याचं काम केलं गेलेलं आहे की आज टाटा एअरबेसचा प्रोजेक्टचं लॉन्चिंग हे गुजरातमध्ये होते नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते। स्पेनचे त्या ठिकाणी राजकीय जे प्रमुख आहेत ते देखील तिथे आलेले आहेत, त्यांच्या माध्यमातून हे होत आहे आणि या टाटा एअरबसचा प्रोजेक्ट एक अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार देणारा प्रोजेक्ट म्हणून त्याचं नरेंद्र मोदीजी गुणगान करतायत आणि हा जो सातत्यानं अन्याय होतोय त्याचा प्रचंड मोठा फटका हा महाराष्ट्राला बसलेला आहे। महायुतीच्या नेत्यांनी खऱ्या अर्थानं अपेक्षा होती की या प्रकल्पाचं उद्घाटन होताना थोड्याफार प्रमाणामध्ये देखील तरी लाज बाळगली असती, कारण तुमच्या राज्यामध्ये हा प्रकल्प तिकडे नेला गेलेला आहे। तुम्हाला सातत्यानं सांगितलं जातं की ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस। त्याच्यात देवेंद्र फडणवीस जी असतील किंवा एकनाथ शिंदे जी असतील हे सगळे त्याचं गुणगान करतात। हे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हे गुजरातसाठी राबवलं जाते
आतापर्यंत ज्या माध्यमातून महाराष्ट्राने जवळपास 9.9 लाख कोटीचे गुंतवणूक प्रकल्प हे गमावलेत, गुजरातला नेले गेलेले आहेत आणि 62 लाखापेक्षा जास्त बेरोजगार तरुण आज जर महाराष्ट्रामध्ये असतील आणि असे प्रकल्प समोर जर त्या ठिकाणी गुजरातमध्ये जात असतील तर यापेक्षा वाईट गोष्ट महाराष्ट्रासाठी असणार नाही. आज बेरोजगारीमुळे सर्वाधिक विद्यार्थी तरुण हे आत्महत्या करत आहेत. जवळपास 1764 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या झाल्या महाराष्ट्रामध्ये या कालावधीमध्ये. त्यातल्या 14% विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या केवळ बेरोजगारीच्या या प्रश्नामुळे झालेल्या आहेत. ही त्या ठिकाणी वस्तुस्थिती आहे. आज ही जी काही 7.5 ते 9 लाख कोटींची जी गुंतवणूक गेली महाराष्ट्रामधनं, त्यातनं जवळपास 5 लाख रोजगार महाराष्ट्रानं गमावलेत आणि ते तेवढेच रोजगार हे गुजरातला मिळालेत. ही वस्तुस्थिती आहे. आता त्याचे कुठलं प्रमाण आहे तुम्ही जर पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 4.7% झालेलं आहे. वेदांता फॉस्कॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प जो होता, जो गुजरातमध्ये गेला, 1.54 लाख कोटी रुपयांचा ही गुंतवणूक होती आणि ज्यामध्ये अपेक्षित होतं की 1 लाख तरुणांना रोजगार मिळेल. हा गुजरातला गेला. आज जो टाटा एअरबसचा प्रकल्पाचं जे आज लॉन्चिंग केलं गेलेलं आहे नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते, हा कितीचा होता तर 1.8 लाख कोटीचा प्रकल्प आहे आणि ज्याच्यामधनं अप्रत्यक्ष रोजगार हे जवळपास 6,000 उपलब्ध होणार होते. बल्ड पार्क असेल ज्याच्यातनं 3,000 कोटीचा प्रकल्प होता, 50,000 रोजगार अपेक्षित होते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC जो 1.63 लाख कोटींचा प्रकल्प, ज्याच्यामध्ये अपेक्षित रोजगार 2 लाख तरुणांना मिळणार होते. आणि महाराष्ट्राला, मुंबईला, हे आंतरराष्ट्रीय आपण राजधानी, आर्थिक राजधानी म्हणतो, आर्थिक राजधानीमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र असणं अपेक्षित होतं. UPA सरकारच्या कालावधीमध्ये 2007ला मुंबईमध्येच ते आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे होणार होतं, अशा तऱ्हेचा निर्धार केला गेला होता. परंतु जसं 2014ला मोदींजींचं सरकार आलं, तात्काळ हा प्रकल्प हा गुजरातमध्ये नेण्यात आला. गिफ्ट सिटी जी संपूर्णपणे रद्दबादल झाली होती तिथे नेण्यात आला आणि महाराष्ट्राच्या जखमांवरती मीठ चोळण्यात आलं. मी आता त्या मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे जे अध्यक्ष आहेत आशिष शेलारजी, त्यांना हा प्रश्न विचारतोय, देवेंद्र फडणवीसजींना हा प्रश्न विचारतोय की तुम्ही ज्या वेळेला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतात आणि आशिष शेलारजींनी तुमच्या वतीनं हे जाहीर केलं होतं की अरुण जेटली तत्कालीन वित्तीय मंत्री, वित्तमंत्री, अर्थमंत्री देशाचे, त्यांची भेट झाली देवेंद्र फडणवीसजींची आणि त्यांनी असं म्हटलंय अरुण जेटलीजींनी की दुसरं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईमध्ये हे स्थापित करणार आहोत. हे आशिष शेलारजींनी वक्तव्य केलं होतं, अशा तऱ्हेचं स्टेटमेंट दिलं होतं. मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्षांसारखा अत्यंत खोटारडा व्यक्ती, महाराष्ट्राची दिशाभूल करणारा व्यक्ती कुठला असू शकत नाही. आज त्याबद्दल काय झालं? हे दुसरं वित्तीय सेवा केंद्र कुठं गेलं? तुमचं सरकार केंद्रामध्ये आहे गेले 10 वर्ष आणि महाराष्ट्रामध्ये देखील तुमचं सरकार आहे. तुम्ही सातत्यानं लोकांची दिशाभूल केली, लोकांशी खोटं बोललात, लोकांच्या भावनाशी खेळलात. आज त्याचा जबाब तुम्हाला या निवडणुकीमध्ये द्यायचा आहे आशिष शेलारजी आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब. निश्चितपणे आम्ही हा प्रश्न विचारतो आहोत की महाराष्ट्राला 1.63 लाख कोटीची गुंतवणूक असणारा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचा प्रकल्प जो तुम्ही म्हणाला होता की दुसरा होईल मुंबईमध्ये, त्याचं काय झालं हे तुम्ही सांगितलं पाहिजे. तुम्ही अशा पद्धतीची त्यावेळेचे तत्कालीन अर्थराज्यमंत्र्यांची एक समिती नेमली होती की मुंबईमध्ये प्रकल्प होण्यासाठी. 2 वर्ष लोकांची दिशाभूल केली, त्याचं काय झालं? ते कुठे गेले जयंत सिन्हाजी? त्यामुळे लोकांना फसवणुकीचं काम सातत्यानं भारतीय जनता पक्षाने केलं. गुजरातची त्या ठिकाणी भर करण्याची ही जी काही इच्छा होती ती मोदीजींची आणि शहाजींची होती आणि ती इच्छा बरहुकूम यांनी मान्य केली. महाराष्ट्राची अधोगती करण्यासाठी तुम्ही काम करतात का, हा आमचा प्रश्न आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे याच्या पुढचा जो प्रकल्प डायमंड बोर्स तुम्ही घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केलात सुरतमध्ये, तो अपयशी तुमचा ठरला. सेमीकंडक्टर प्रकल्प जवळपास 90,607 कोटींचा प्रकल्प, ज्यातून 3 लाख युवकांना रोजगार मिळणार होता, तो देखील तुम्ही तिथे नेण्याचा प्रयत्न केलात. आयफोनचा उत्पादनाचा म्हणजे पियुष गोयलजींनी जाहीर केलं होतं 2023 मध्ये की 25% आयफोनचं उत्पादन हे या देशात होणार आहे आणि त्यातले सगळे प्रकल्प तिकडे नेलेत. महाराष्ट्राला तुम्ही काही दिलं नाही.
ज्या पद्धतीनं गुजरातमध्ये 2020-21ला फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट संपूर्णपणे तिथे नेण्याचा प्रयत्न झाला, महाराष्ट्राचा क्रमांक 1 कायम राहिलेला जो क्रमांक आहे तो 3ऱ्या क्रमांकावर गेला होता तेव्हा. आणि हे तुमचं पाप आहे. आणि म्हणूनच आज महाराष्ट्राच्या या संधीवरती गदा आणण्याचं काम, महाराष्ट्राच्या प्रगतीवरती गदा आणण्याचं काम तुम्ही करतात. आणि त्यामुळे हा आमचा पहिला या पत्रकार परिषदेमधून आरोप आहे की जे आम्ही तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्हाला गुन्हेगार ठरवत आहोत महाराष्ट्राचं, त्यातला पहिला गुन्हा जो तुम्ही केलेला आहे ते महाराष्ट्राच्या तरुणांच्या एकंदर भविष्याशी खेळलेला आहात. महाराष्ट्रामध्ये का तुम्ही सत्ता स्थापन करता, महाराष्ट्राचं नेतृत्व करताना गुजरातसाठी काम करता, हा जो आमचा आरोप आहे हे आज टाटा एअरबसच्या या प्रकल्पाच्या उद्घाटनामधनं सिद्ध होतं आहे की महाराष्ट्रामध्ये असणारा प्रकल्प तुम्ही तिकडे नेलात आणि आज तिथे सांगितलं जातं की सगळ्यात मोठा रोजगार देणारा प्रकल्प गुजरातला जातोय आणि महाराष्ट्राची तरुण मात्र हात सोडत बसलेले आहेत. ह्याचं उत्तर नरेंद्र मोदीजींच्यासाठी तुम्ही जे काम करतात त्यांच्या आदेशान्वये या महायुतीच्या तिन्ही नेत्यांना महाराष्ट्राच्या जनतेला या निवडणुकीमध्ये द्यावं लागणार आहे. बाकी आता मी चैनी कौंडगलजींनी सांगतो त्याच्याबद्दल. धन्यवाद सचिन जी. सचिन जी ने सारे आंकड़े आपको बताए, बस मैं इतना रिपीट करना चाहूँगी कि जितने भी मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ डाइवर्ट किए गए, जबकि महाराष्ट्र को और स्पेसिफिकली मुंबई को जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है तो उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी हो उसकी जगह वो यहाँ के लोगों के हितों को सीधा सीधा गुजरात डाइवर्ट कर रहे हैं. करीबन 7.5 करोड़ रुपए का जो है लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है गुजरात डाइवर्ट किया गया, जिसमें 5 लाख रोजगार जो है वो उसका नुकसान महाराष्ट्र को झेलना पड़ा. एप्पल फंड का प्रोडक्शन हो या फिर आपके डायमंड्स जो ट्रेंड है उसको सूरत की तरफ डाइवर्ट करना हो, ये सारी चीजें महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है. एक गवर्नमेंट का ये दायित्व होता है कि वो अपने प्रदेश के हितों को देखे. बार बार भाजपा एक आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर बांटने का, पर यहाँ पे साफ साफ ये दिखता है कि वो पूरे हिंदुस्तान को गुजराती वर्सेस नॉन गुजराती में बांटने की कोशिश कर रहे हैं. हिंदुस्तान सिर्फ गुजरात नहीं है, हिंदुस्तान का हर प्रांत और उस प्रांत के निवासी जो है वो भारतीय सरकार के लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए. लेकिन खुद केंद्र सरकार अगर इस तरह का फेवरेटिज्म चलाएगी तो हिंदुस्तान के बाकी प्रांतों को क्या होगा. और महाराष्ट्र की जनता को निश्चित रूप से जब केंद्र सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री यहाँ आते हैं तो जब उनसे जवाब मांगना चाहिए कि हमारे हक का पैसा, चाहे FDI हो, चाहे डायमंड ट्रेड हो, चाहे और इन्वेस्टमेंट हो, आप कैसे गुजरात ले गए और क्यों गुजरात ले गए, उसका जवाब इस प्रदेश की जनता को उनसे जरूर मांगना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए अपने वोटों के माध्यम से. और आज ये सवाल हम आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये सारा डाइवर्जन के पीछे उनका उद्देश्य क्या है. क्या उनको देश के बाकी प्रांतों से या महाराष्ट्र से कोई विशेष लगाव नहीं है? क्योंकि जिस तरीके का ये अनडेमोक्रेटिक प्रक्रिया जो उनके द्वारा चलाई गई है, चाहे वो सरकार बनाने की हो चाहे इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट करने की हो, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह जो है उनके नियत के ऊपर खड़ा करती है. धन्यवाद. सोशल मीडिया की हमारी आमची जी एक आता विज्ञापन आहे आमचं ते आज आपल्यासाठी बरोबर होतं. हे हां और ये सगळ्यांना तुमच्या व्हॉट्सॲपवरती देखील मिळून जाईल सगळ्यांना. हा प्ले आम्हाला तुमचा खूप अभिमान आहे का इंजिनियर असून बघित होते आता उद्या तुम्हाला पाहून राज्यातले अनेक तरुण म्हणजे विकणार आहेत. आपली कृपा आहे. आमचं काय यार नाही असं कसंच आहे. गेल्या 2 वर्षात राज्यातले 8 मोठे प्रकल्प आणि लाखो नोकऱ्या गुजरातला पाठवल्या ना तुम्ही. मग राज्यातल्या तरुणांना भजीच तळावे लागणार ना. या अरे हा तर रिकामा आहे. होय अगदी आम्हाला तरुणांच्या भविष्यात आहे का याला कोण जबाबदार आहे. मंत्री साहेब किती झाली यांची? 1 लाख करोड, 1,80,000 करोड, 2 लाख करोड आणि असे सगळे प्रकल्प मिळून 7.5 लाख करोड.
धन्यवाद. तर ही ॲड आपल्या सगळ्यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आज आम्ही जी लॉन्चिंग केलेली आहे ती मिळाली असेल, नसेल तर आम्ही त्या ठिकाणी देत आहोत. आमच्या सगळ्या मीडिया हँडलमधनं ही ॲड जी आहे ती आपल्या जनतेपर्यंत पोचते आहे. आणि एकंदरच अशा पद्धतीनं सातत्यानं आता पत्रकार परिषदा होणार आहे. आमच्या सगळ्या जे काही ॲड्स आहेत ते आपल्यासमोर त्या ठिकाणी आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. धन्यवाद. बाकी आपले प्रश्न असतील तर सांगा. इसी को देखिए, जो महत्वपूर्ण मुद्दे जनता के पास इस चुनाव के जरिए हम लेके जाना चाहते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि महाराष्ट्र की जनता का हित किस तरह से दुर्लक्षित किया गया है और जो हमारे युवा हैं उनके भविष्य को किस तरह से अंधकार में डालने की काम ये महायुति सरकार ने किया है. और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी का. और महाराष्ट्र जो देश का नेतृत्व करता है, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में मुंबई में, और मुंबई महाराष्ट्र मिलकर देश को इतनी बड़ी उपलब्धि देता है कि आर्थिक तौर पर देश मजबूत हो, इसकी पूरी कमान अगर कोई संभालता है वो राज्य महाराष्ट्र है. लेकिन पिछले 10 सालों से हमने देखा है कि केंद्र सरकार का लाडला राज्य सिर्फ गुजरात है, और महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार थी और महायुति की यह सरकार, ये सभी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, इन लोगों के लिए अगर लाडला राज्य कोई होगा तो गुजरात है. तो महाराष्ट्र के जो महत्वपूर्ण प्रकल्प है, जो उद्योग है, जिससे बहुत बड़े तादाद पर महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार मिलता, वो गुजरात में लेके जाने का काम मोदी जी और शाह जी की इच्छा से हुआ है. और ये होते हुए जो मदद की है वो ये महायुति के नेताओं ने की है. और आज ये एक महत्वपूर्ण प्रकल्प जो महाराष्ट्र की जनता को लगभग 1.8 लाख करोड़ का निवेश उपलब्ध करा के देता और लाखों युवाओं को रोजगार दिलवाता, वो प्रकल्प का आज लॉन्चिंग नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया है. ये महाराष्ट्र के जनता की जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है. और इस चुनाव के मौके पर हम ये दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार है, जो आरोप हमने लगाया है कि महाराष्ट्र के हित के लिए नहीं, ये गुजरात के हित के लिए काम करती है, वो आज उसका उदाहरण हमें जनता के सामने देखने मिल रहा है और हम भी दिखाना चाहते हैं. और आज ये लॉन्चिंग जो हमने ऐड की है, ये युवाओं के भविष्य से निगड़ित है कि जिस तरह से उसको नज़रअंदाज किया गया है इस महायुति सरकार के माध्यम से. निश्चित तौर पर ये बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ये महायुति के इस कार्यकाल में और देश के 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के कार्यकाल में गुजरात में चले गए हैं. लगभग 7.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट वहाँ गए हैं. लगभग 5 लाख युवाओं को इससे माध्यम से रोजगार मिलता. महाराष्ट्र के पूरे आर्थिक व्यवस्था को यहाँ उससे फ़ायदा होता. और ये प्रकल्प कौन से हैं? वेदांत फॉक्सकॉन का प्रकल्प हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट है वो अभी कुछ महीनों पहले जो तलेगांव महाराष्ट्र में होना था उसको वो गुजरात में लेके जाने का काम उन्होंने किया. आज उधर वो हो भी नहीं रहा गुजरात में, लेकिन महाराष्ट्र में अगर होता, क्योंकि उस कंपनी ने कहा था कि महाराष्ट्र के तलेगांव में ये सबसे अच्छी जगह है. दूसरा टाटा एयरबस का जो प्रकल्प आज उसका लॉन्चिंग कर रहे हैं, 1.8 लगभग 1.8 लाख करोड़ का ये प्रकल्प था, जिससे इनडायरेक्टली हजारों लोगों को रोजगार मिलता. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, आज ये हम लोगों ने आरोप लगाना है हमें, और मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आशीष शेलार जी कहाँ गए, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और देवेंद्र फडणवीस जी आप क्यों चुप हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, ये यूपीए के कार्यकाल में मुंबई में होना था. 2007 में जो कमेटी की गठित हुई थी, उन्होंने पूरी तरह से उसका रिपोर्ट दिया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मुंबई में ही होना चाहिए. मुंबई ये आर्थिक राजधानी है देश की. लेकिन जैसे ही 2014 में इनकी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आई, ये प्रोजेक्ट वो गिफ्ट सिटी गुजरात में लेके गए. और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 1.63 लाख करोड़ का
निवेश जो है गुजरात में चला गया जो मुंबई में होता और 2 लाख रोजगार मिलते, वो 2 लाख युवाओं को हम लोगों ने ये अवसर जो था रोजगार का उससे वंचित रखा है। और मैं ये पूछना चाहता हूं आशीष शेलार जी से, क्योंकि उनका ये बयान था झूठ बोलने की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी है और उसके सरगना कौन होंगे तो वो आशीष शेलार जी हैं। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे उनकी मीटिंग हुई तत्कालीन जो अर्थ मंत्री थे अरुण जेटली जी से, और अरुण जेटली जी ने उनको कहा है कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो गुजरात में चला गया, दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर मुंबई में कर सकते हैं। उसके लिए 2 साल मीटिंग एक बैठक आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से तत्कालीन जो की गई थी जयंत सिन्हा जी के नेतृत्व में, और एक पूरी तरह से एक ढकोसला तैयार किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ये मुंबई में दूसरा होगा। और एक आज कहाँ गया? आशीष शेलार जी को इसका जवाब देना चाहिए कि आपने बयान दिया था कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबई में होगा, तो अब कहां है? देवेंद्र फडणवीस जी चुप क्यों है? इतनी बड़ी निवेश की जो निवेश का अवसर था, आज आपने आपकी अक्षमता की वजह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छा के अनुसार महाराष्ट्र से निकालकर गुजरात के हाथ में दिया है। दूसरा, डायमंड बोर्स आप लेके जाने की कोशिश कर रहे थे वहां, वो आपका जो प्रयत्न था वो विफल हो चुका है। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है वो भी चले गए। आईफोन, पीयूष गोयल जी ने कहा था कि आईफोन के जो 25% आईफोन ये इंडिया में तैयार होंगे, भारत में तैयार होंगे, महाराष्ट्र में एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो ये सभी जो मुद्दे हैं ये निश्चित तौर पर दर्शाते हैं, और आज का जो टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट का जो लॉन्चिंग है ये भी दर्शाता है कि महाराष्ट्र के अवसर, महाराष्ट्र के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालकर गुजरात को देने का काम ये सरकार ने किया है। उसके लिए पापी कौन होगा? ये जो पाप है ये महायुति का पाप है। तो आज हम लोगों ने आपके सामने जो सोशल मीडिया की ऐड जो लॉन्च की है वो उसी को दर्शाता है। जो महत्वपूर्ण मुद्दा महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र के युवाओं से, उनके भविष्य से निगड़ित है, वो आज हम लोगों ने इस ऐड के माध्यम से कि आपके सामने लाया। भाषेचा वापर केला, अरविंदचा वापर, तसंच प्रकार आता नांदगावमध्ये घडलेला आहे। समीर भुजबळांच्या एका कार्यक्रमामध्ये मराठा समाजाचे पगारे म्हणून यांनी भाषण केलं त्यांच्या स्टेजवरती, शेखर पगारे त्यांचं भाषण संपतात तिथले जे विद्यमान आमदार श्वास काढले त्यांनी शिवीगाळ केली। ती शिवीगाळ पूर्ण तिथे जे श्रोते तिथले नागरिक त्यांनी काय केली, अशाप्रकारे शिवीगाळ करणं कितपत योग्य आहे? नाही, हे अत्यंत चुकीचं आहे। महाराष्ट्राचं एक पुरोगामी चेहरा आहे, एक सांस्कृतिक आपण धरोहर म्हणून त्या ठिकाणी पाहतो। देशाला आदर्श घालून लोकशाही, आदर्श लोकशाही कशी असली पाहिजे, इथे राजकीय संवाद कसा असला पाहिजे, या अनेक महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी तो आदर्श देशाला घालून दिलेला आहे। अशा महाराष्ट्रामध्ये अशा भाषेचा उपयोग हा भारतीय जनता पक्षानं प्रथम आणलेला आहे 2014 पासून। हा जो राजकीय संवादाचा स्तर त्या ठिकाणी इतका खाली गेलेला आहे, याचं सगळं पाप जे आहे ते भारतीय जनता पक्षाचं आहे। आणि आपण पाहत असाल की भाजपाचेच बहुतांश नेते या पद्धतीचं ध्रुवीकरणाच्या अजेंड्यासाठी असेल किंवा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचं चरित्रहनन करण्यासाठी अशा भाषेचा उपयोग करतात। ही देखील जे नैतिक अधपतन भारतीय जनता पक्षाचं झालेलं आहे ते जनतेसमोर आहे। जनतेला आता या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राचं शुद्धीकरण करायचं आहे, आणि ते शुद्धीकरण या भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या निर्धारातून सुरू होईल। तेव्हाच या भाषेचा आणि या पद्धतीच्या राजकीय त्या ठिकाणी संवादाचा स्तर हा पुन्हा त्या ठिकाणी आपण उद्धारू शकू। विधानसभा निवडणुकी उमेदवारीसाठी खरं तर उमेदवार राजकीय पक्षश्रेष्ठी असतात, त्यांच्याकडे पेटे घालतात। तुम्हाला उमेदवारी मिळाली होती पण तुम्ही ती मागे केली, काय कारण आहे याचं? नाही, पहिली गोष्ट अशी की मी दुसऱ्या मतदारसंघामधनं तयारी केली होती आणि त्यावेळेला मी तिथनंच मागितलं होतं। मी पक्षश्रेष्ठींचे आभार मानतो की माझ्यासाठी तिथं, कारण ती शिवसेनेला तो मतदारसंघ गेला तरी देखील माझा विचार केला त्या ठिकाणी, आणि त्यामुळे मी कृतज्ञ आहे। प्रश्न हा आहे की तिथेही काही स्थानिक लोक काम करत होते, तर मी यासाठी त्यांना सांगितलं पुनर्विचार करा की त्या संदर्भामध्ये तिथल्या लोकांचं देखील मत एक असेल तर आपण चांगल्या पद्धतीने लढू शकू, आणि त्यामुळे या संदर्भातला निर्णय घेण्यासाठी मी सांगितलं। दुसऱ्या मतदारसंघासाठी आपण इच्छुक आहात त्याच्यामध्ये मी
मी पक्षाचा प्रामाणिक कार्यकर्ता आहे, त्यामुळे जसं पक्षाचे नेतृत्व आम्हाला आदेश देतात त्या पद्धतीनं आम्ही त्या ठिकाणी चालतो आणि तेच अपेक्षित असतं कार्यकर्त्यांकडनं. त्यामुळे मला असं वाटतं की पक्षश्रेष्ठी जो आदेश देतील तो मान्य करणं हे माझं काम आहे. मुंबई आए हुए थे तो इसी मुद्दे को सॉल्व हो गया जो आपके मुद्दे थे, तो उनका बोलना था कि जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और जहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार है वहाँ पे उद्योगपति क्या भरोसा करते हैं, उसे आप कैसे देखिए? देखिए ये भी कहना था कि द गवर्नमेंट विच हैज अ मेरिट दे कैन टेक द इन्वेस्टमेंट. तो इसका हाँ बोलिए. हाँ नहीं, इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि उनकी यहाँ वाली सरकार में मेरिट नहीं है. नहीं, सरकार से भी ज्यादा मेरिट की बात कर रहे हैं कि मेरिट होगी वहीं इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान में इनकी महाराष्ट्र में सरकार है वो मेरिटलेस है, उसमें कोई मेरिट नहीं है. खुद ही कह रहे हैं फिर उनके हिसाब से तो, और ऐसी सरकार को तो बदल जाना चाहिए तुरंत. उनका कहना है जहाँ पे केंद्र में जो सरकार है, राज्य में जो सरकार, उनका समन्वय अच्छा रहेगा, वो देखिए जो तो मतलब समन्वय भी खराब है उनका आपस में, मतलब समन्वय भी खराब है यहाँ की सरकार का और वहाँ की सरकार का, यही कहना चाह रहे हैं. फिर वो यही मतलब निकलता है ना कि भाई आप ही की सरकार है ना, कोई और सरकार थोड़ी ना है, आप ही के गठबंधन की सरकार है, मतलब आपका और उनका कोई समन्वय नहीं है आपस में. तो मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि उनके जो अलाइज है उनको आप वोट ना करें, सिर्फ बीजेपी को वोट करें. क्या कहना क्या चाहते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज है, आप खुद देखिए. देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी हाईकमांड तय करेगी कि किस तरह से चुनाव होगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी मजबूत बनाने की जो सभी की हमारी मंशा है उसी दिशा में हम चल रहे हैं. आज देखा होगा सभी लोगों ने पर्चे भी भरे हैं. तो मतभेद तीनों पार्टियां जब एक साथ आती हैं तो निश्चित तौर पर जब कुछ ना कुछ बातों में मतभेद होना ये लाजमी है, लेकिन सभी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं इसके बारे में चर्चा से मार्ग निकालते हैं. अभी जैसे अंतिम जो सूची आ जाएगी उसके बाद में पता चलेगा. नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा चल रही है, आपको पता चलेगा. सर जैसे आपने देखा हाल ही में बाबा सिद्दीकी जी को जिस तरह हत्या की गई, अभी ईशान सिद्दीकी भी राष्ट्रवादी में जा चुके हैं, तो इससे विधानसभा चुनाव को लेके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखिए ये मुद्दा बहुत ही ऐसा सूत्रों के साथ पता चला है कि कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा हिल गई है, क्योंकि ये जो घटना हुई वो काफी दर्दनाक घटना थी और काफी गलत हुआ है उनके साथ. देखिए बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसी घटना मुंबई जैसे शहर में हुई. पहले तो मतलब जितनी कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की जाए उतना कम है. दूसरी बात यह है कि जो गैंग ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है वो गैंग का जो सरगना है वो कहाँ है? वो गुजरात के जेल में बंद है. और गुजरात के जेल में किसके संरक्षण में है? तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की सरकार हो या केंद्र सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है, और उसके जो नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आ रहा है. तो ये गैंग के माध्यम से अगर ये मुंबई की पुलिस भी जो बता रही है, हमें जो जानकारी आपके मीडिया के माध्यम से मिल रही है उसी के माध्यम से ये हत्या हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है. इधर की महायुति सरकार के लिए तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा होगा कि इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र की कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और उन्हीं के नेताओं की यहाँ हत्या हो रही है. तो इसकी जिम्मेदारी जिन्होंने लेनी चाहिए उन्हीं के साथ अफसोस की बात है मैं कि ज़ीशान सिद्दीकी जाके बैठे हैं वहाँ. पहले तो उन्होंने इस तरह का अगर जो कहा था कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय की पुकार किसको लगा रहे हैं? वो उन्हीं की सरकार को लगा रहे हैं. तो उन्हीं की सरकार में न्याय नहीं मिल रहा. तो ये बातें निश्चित तौर पर जनता भी जानती है और हम ये चाहेंगे कि बाबा सिद्दीकी जी जो पुराने हमारे कांग्रेस के नेता रहे हैं, हमारे साथ भी उन्होंने काम किया है, उनकी हत्या के पीछे जो भी साजिश हुई उसके तह तक ये मुंबई पुलिस पहुंचे और निश्चित तौर पर जिन्होंने किया है उसको दंडित करे. जहाँ तक बात है कि आज भी सलमान खान जी से ये मामला मतलब कनेक्ट हो रहा है, तो जो एक माहौल पूरे तरह से, क्योंकि बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं
हीरो हैं और उनकी जीवन की रक्षा करने का काम ये पुलिस को करना है, गृह मंत्रालय को करना है। आज पूरी तरह से एक डर का माहौल तैयार हुआ, इसका उत्तरदायित्व किसके पास जाता है? वो भी उन्हीं के ऊपर जाता है, भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार के ऊपर। एक अक्षम गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है। सबसे ज्यादा जो कानूनी व्यवस्था के सामने जो प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुए हैं ये इन्हीं के कार्यकाल में हुए। अगर आपकी सरकार आती है तो जिस तरह नेता जो है, नेता भी खतरनाक खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जिस तरह उन लोगों के साथ घटना हो रही है, देखा जा रहा है कि काफी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद सर नेताओं की फैमिली के साथ ये सब हो रहा था, आम इंसान के साथ क्या होगा? आपकी सरकार अगर जीत के आती है तो आम जनता के लिए क्या सुविधा देगी? देखिए, पहले तो ये है कि इसको ये सभी जो गंदगी फैलाई है महायुति ने, उसको हमको साफ करना है। महाराष्ट्र एक आदर्श राज्य है, देश को दिशा देने का काम, अन्य राज्यों को दिशा देने का काम महाराष्ट्र करता है। तो ऐसे वक्त में अगर मुंबई जैसे शहर में दिन मतलब जिस तरह से ये लोगों ने बेखौफ होके ये कार्रवाई की या हत्या की, इससे तो महाराष्ट्र की प्रतिमा को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठेस पहुंची है। ये पाप इन्हीं का है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार हटाने के लिए जो कारण हम देख रहे हैं, लोग जनता को बता रहे हैं कि आपको वोट इनके खिलाफ क्यों करना है, उसमें से ये कारण है। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार आएगी और तो पहले भी हम लोगों ने एक अच्छी कानूनी व्यवस्था, अच्छा प्रशासन दिया है, आगे भी देंगे। और हम ये दिखाया, जिशान सिद्दीकी जी को भी बताना चाहेंगे या उनके परिवार को, और पूरी विनम्रता से बताएंगे कि ये आपके जो महायुति के सरकार जो है ये आपको न्याय नहीं दे रही है, ये आप ही की पुहार है। लेकिन महाविकास आघाड़ी निश्चित तौर पर इसके तह तक पहुंचेगी हमारी सरकार, और जो गुनहगार हैं, जो अपराधी हैं, उनको दंडित करने का काम करेगी। और ऐसा काम करेगी कि भविष्य में उनकी ये जिस तरह से ऐसी मतलब कोशिश भी करने की जहाँ तक है डेयरिंग ना हो। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को हमने देखा और सबसे ज्यादा जो पॉइंट को राहुल गांधी जी ने कवर किया था वो युवाओं के बेरोजगारी को था। और 2014 से लेकर अब तक अगर हम सेंसस देखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में युवा बेरोजगार हो चुके हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि युवाओं को कपड़े बेचना चाहिए, तो कोई देश में एक सिस्टमैटिक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं लग रही है युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए। अगर आपकी सरकार महाराष्ट्र में आती है तो अनएम्प्लॉयड यूथ जो एजुकेटेड है उनके लिए आप किस तरीके से काम करेंगे, उनके लिए क्या प्लान? देखिए, हमारा अभी मैनिफेस्टो भी यहाँ थोड़े दिन में घोषित होगा और निश्चित तौर पर युवाओं के लिए हम क्या करेंगे वो लोगों के सामने हम लेके आएंगे। जो योजना हमारी है वो महाविकास आघाड़ी की योजना हमारे आपके सामने आएगी। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।